हेलो एंड वेलकम टू हमारा सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी पुलिस एसआई की स्पेशल क्लास में और आज हम सॉल्व कर रहे हैं जनरल हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर और सेट है हमारा 5। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी के सेक्शन में आज हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। जैसा कि आपको मालूम है कि एसआई के पेपर में 40 मार्क्स के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम बिल्कुल भी मिस या इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो प्रश्न हमारे पास है आज के सेशन में वो है कि प्रत्येक डैश सिखाता है कि आपस में डैश से रहें। तो प्रत्येक डैश सिखाता है आपस में डैश से रहें। ऑप्शंस देख लेते हैं। धर्म, भाईचारे, व्यक्ति स्वार्थ, समाज मित्रता और व्यक्ति मिलजुल। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हमारा क्या होना चाहिए, अगर हम प्रत्येक व्यक्ति सिखाता है कि आपस में स्वार्थ से रहें तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, यानी कि ऑप्शन बी तो बिल्कुल भी लॉजिकली सही नहीं। प्रत्येक समाज सिखाता है कि आपस में मित्रता से रहें, कुछ हद तक सही है। ऑप्शन डी है कि प्रत्येक व्यक्ति सिखाता है कि आपस में मिलजुल से रहो, तो ये भी हमारा ग्रामेटिकली गलत है, ये भी हमारा गलत है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन ए कि प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे। मुंशी प्रेमचंद्र जिन्होंने गोदान और पूस की रात जैसी इतनी प्रसिद्ध कथाएं लिखी हैं, वो किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, ये हमसे पूछा गया। हमारे पास ऑप्शन से प्रताप, हंस, सरस्वती या सुधा वर्षा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी हंस। मुंशी प्रेमचंद्र हंस पत्रिका के संपादक रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी नहीं है। रचनाएं और रचनाकार से संबंधित बहुत प्रश्न हिंदी के सेक्शन में पूछे जाते हैं। इस बार पूछा गया कि नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी नहीं है। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, उस जनपद का कवि हूँ, बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस। तो ये जो नीचे के तीन है, बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था और पुरानी जूतियों का कोरस, ये तीनों नागार्जुन द्वारा ही रचित हैं। लेकिन हमारा जो ऑप्शन ए है, उस जनपद का कवि हूँ, ये नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि निम्नलिखित विकल्पों में संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा है। संदेह अलंकार हमें पहचानना है। पहला हमारे पास है, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, यह काया है शेष उसी की छाया। और ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। तो इसमें जो संदेह अलंकार हम देख सकते हैं वो ऑप्शन सी में हम संदेह अलंकार देख सकते हैं कि यह काया है शेष उसी की छाया। यहाँ पे संदेह प्रतीत हो रहा है कि ये जो काया है हमारी वो क्या है, उसी की छाया है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। इसमें संदेह अलंकार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है, आधे अधूरे किस विद्या की रचना है। आधे अधूरे किस विद्या की रचना है, क्या है वो, नाटक है, एकाकी है, कहानी है या उपन्यास है। तो आधे अधूरे जो है वो नाटक है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा, आधे अधूरे नाटक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि पिछले दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से डैश जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कैसा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, ठंड पड़ रही है, लोग नहीं कुछ कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, व्यक्ति, जन, व्यक्तिगत, लोक। व्यक्ति जीवन अस्त व्यस्त हो गया, जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया, व्यक्तिगत जीवन अस्त व्यस्त हो गया या लोक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहाँ व्यक्ति, जन, व्यक्तिगत लगभग इनका मतलब समान है, लेकिन जन क्या है हमारा, जन जो है हमारा वो बहुवचन है। जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, यानी कि लोगों का जीवन जो है ठंड की वजह से अस्त व्यस्त हो गया। सबसे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि पूर्ववर्ती का विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, पूर्ववर्ती का। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है पूर्वज, दूसरा है परवर्त, तीसरा है पूर्वव्रत और चौथा है हमारे पास परवर्ती। पूर्ववर्ती यानी कि पहले के काल का, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, पूर्वज। पूर्वज तो हमारे एंसेस्टर्स को बोलते हैं। और ये क्या है, परवर्त, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है।
पूर्वव्रत, फिर से ये पूर्व की ही बात कर रहा है तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी क्या है हमारा, परवर्ती। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। पूर्ववर्ती का विलोम होगा परवर्ती, यानी कि बाद में आने वाला। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? माँ ने पिताजी से क्या मंगाया है, सामान मंगवाया है, तो यहाँ पे क्रिया का प्रेरणार्थक क्रिया यूज की गई है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अकर्मक क्रिया, अज्ञार्थ क्रिया या द्विकर्मक क्रिया, ये तीनों ही गलत ऑप्शन से। प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ इस्तेमाल की गई है माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि जिसका दमन न किया जा सके वह डैश कहलाता है। ये क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसका दमन न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है कृतज्ञ, ऑप्शन बी है हमारे पास अदम्य, ऑप्शन सी है हमारे पास दम्य और ऑप्शन 4 है हमारे पास दामिनी। तो जिसका दमन न किया जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम अदम्य बोलेंगे, यानी कि जिसका दमन नहीं किया जा सकता वो अदम्य है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? अब पहले यहाँ विशेषण हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे विशेषण है। ढेर सारे हमारा विशेषण है, तो हमें ये बताना है कि विशेषण का कौन सा प्रकार है। चलिए ऑप्शंस क्या क्या है, अनिश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक या निश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो ढेर सारे क्या है, ढेर सारे अनिश्चित है, हमें ये नहीं पता कि कितनी संख्या है, बस हमें ये पता है कि एक से ज़्यादा है। ढेर सारे है यानी कि कोई संख्या तो ज़रूर होगी, पर हमें संख्या मालूम नहीं कि कितनी होगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि गायिका शब्द का बहुवचन डैश है। गायिका शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए गायक, ये तो एक वचन है। ऑप्शन बी है गायिकाएं, ये है हमारे पास, और ऑप्शन सी भी हमारे पास गायिकाएं, और ऑप्शन डी गायिकाओं है। ऑप्शन डी जो है ये हमारा गलत है। सही उत्तर बी या सी में से होगा। अब ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा। गायिकाएं हमारा गायिका का बहुवचन होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास हिंदी के सेक्शन में है वो है कि उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक डैश नहीं रखा, बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर डैश आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। दिए गए विकल्प में रिक्त स्थानों के लिए सही चयन करके प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। चलिए तो यहाँ क्या होना चाहिए, ऑप्शंस क्या क्या है? सीमित भविष्य में, छुपा आगे की, सीमित अपनी, नियत अपने। यहाँ पे जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सीमित और भविष्य में। यानी कि उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो क्या है? अगला प्रश्न है कि उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से? समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाले, समान मतलब वाले शब्द हमें ढूंढना उत्कंठा के लिए। ऑप्शंस क्या है? कौतूहल, कौतुक, हर्ष, प्रमोद, उत्सुकता, अभिलाषा और विराम विलंब। तो ऑप्शन जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी उत्सुकता या अभिलाषा उत्कंठा के लिए सही समानार्थी शब्द है। तो ये थे हमारे हिंदी के सेक्शन के कुछ प्रश्न। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम अगले सेट में आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।